हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप सो अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका प्रथम पार्ट यानी फर्स्ट लेसन को देखेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये तो हम लोग पिछले वीडियो में यानी सिलेबस में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग उसको देख सकते हैं कि हिंदी में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। आज आप लोगों को क्या पढ़ना है यानी अध्याय फर्स्ट में क्या पढ़ना है, तो अनिवार्य संस्कृत का उच्चारण, वाचन एवं लेखन। अब आप कहेंगे या आप सोचेंगे कि मैडम हम लोग तो हिंदी पढ़ रहे हैं, ये 4th सेमेस्टर की हिंदी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे संस्कृत, तो जी हाँ, इसमें ये संस्कृत का पार्ट दिए हुए हैं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों ने फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में संस्कृत सब्जेक्ट ले रखा था उनके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। वो अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं तो 25 पे से 25 नंबर उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने संस्कृत नहीं ली है तो उनको नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से क्लासेस अटेंड करेंगे तो आप लोगों को भी 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये फिर से कहती हूँ कि देखिए 25 में से 25 नंबर लाना, अगर मैं ये कहूँ तो ऐसा हो जाता है कितना भी किसी को कुछ भी आता हो, लेकिन वहाँ पे जब एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते हैं ना तो थोड़ी सी कहीं पे कन्फ्यूज़न हो जाती है, इतना डर ही भर जाता है। तो एक आध क्वेश्चन की तो कोई बात नहीं होती, लेकिन 23 से 24 नंबर तो आएंगे ही आएंगे अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली। तो चलिए देखते हैं आज जो हम लोगों को पढ़ना है उसको देख लेते हैं। देखिए, अनिवार्य संस्कृत का उच्चारण, वाचन एवं लेखन, इसको पढ़ना है। इस पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। चलते हैं, देखते हैं। देखिए, संस्कृत वर्णमाला, जिस तरह से हिंदी वर्णमाला होती है उसी तरह से संस्कृत वर्णमाला भी होती है। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की प्रथम इकाई है। देखिए, अगर वर्ण ना हो तो आपकी शब्द, वाक्य, सेंटेंस बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो क्या है? वर्ण भाषा की प्रथम इकाई है। वर्ण कहते किसको है? जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, आ से ज्ञा तक, यही तो वर्ण होते हैं ना। संस्कृत भाषा में वर्णों का विभाजन मुख्य रूप से 2 भागों में किया गया है। अब देखिए, हिंदी में भी मुख्य रूप से 2 भागों में किया गया है और संस्कृत में, क्योंकि देखिए स्वर और व्यंजन वहाँ पर भी और स्वर और व्यंजन यहाँ पर भी। जैसा कि देखिए मैंने अभी आपको बताया कि संस्कृत हिंदी ही है, और हिंदी कहाँ से आई है? तो संस्कृत से ही तो आई है ना। सबसे पहले कौन सी भाषा? तो संस्कृत, और उसके बाद संस्कृत भाषा से हिंदी निकली। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, तो टफ नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। और देखिए, संस्कृत वर्णमाला बहुत कुछ हिंदी वर्णमाला के समान होती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, संस्कृत की वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला से 2 स्वर अधिक होते हैं। किस में अधिक होते हैं? तो संस्कृत की वर्णमाला में, ठीक है ना। जो हिंदी की वर्णमाला होती है उससे 2 स्वर अधिक होते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, ये स्वर हैं ऋ और ल। देखिए, ये आपके जो 2 हो जाते हैं ये आपके ज़्यादा हो जाते हैं, यानी जो संस्कृत का जो स्वर के जो संख्या है उसमें ये 2 ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर में ज़्यादा होते हैं या व्यंजन में, तो स्वर में ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, संस्कृत वर्णमाला महर्षि पाणिनि के 14 महाश्वर सूत्रों पर आधारित है, जिसमें वर्णों का क्रम से भिन्न है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। तो देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर पर हो जाता है छोटा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, और फिर ऋ ल क, और थर्ड नंबर पे ए ओ ड़ा, और 4 नंबर पे आय औ च, और उसके 5th नंबर पे हा या व र ट, और 6 नंबर पे ल ड़, 7 नंबर पे है ज्ञा म ड़ णा 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 म, और 8 नंबर पे झा भा या, और 9 नंबर पे हो जाता है घा ढा घा श, और 10 नंबर पे जा वा गा डा दशा, और 11 नंबर पे हो जाता है खा फा छा ठा था चा टा ता वा, और 12 नंबर पर हो जाता है का प या, और 13 नंबर पर हो जाता है शा सा श र, और 14 नंबर पे हो जाता है ह ल, ठीक है ना।
और जो ये हलंत लगी होती है इसका मतलब तो आप लोग समझते हैं ना कि आधा अक्षर, और जब इसमें आ प्लस कर देते हैं तो ये अक्षर पूरा बन जाता है ना। अब देख लेते हैं संस्कृत में वर्ण भेद। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र में अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वरों तथा हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजनों का वर्णन किया है। संस्कृत भाषा में स्वर, संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 13 है। अभी देखिए हिंदी भाषा में कितनी है? तो 11 है, और संस्कृत में 2 ज़्यादा है तो 13 हो जाती है। और ह्रस्व स्वर कौन होते हैं? तो छोटा, छोटी, छोटो और ऋण मतलब 5। ह्रस्व स्वर कहते हैं किसको? जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, जिसमें बहुत कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋण ऐ, आए, ओ, आओ, इस तरह से ये 8 हो जाते हैं। इसमें देखिए एक मात्रा से अधिक का समय लगा तो ये क्या हो जाते हैं? ये दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो आप लोग इस तरह से याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सीधे से पूछ लें आपसे, आपको जैसे 4 वर्ड दे दिए जाते हैं, ह्रस्व स्वर के बारे में पूछा जाता है। मान लीजिए ह्रस्व स्वर का 1 वर्ड दे देते हैं और दीर्घ स्वर के 3 वर्ड दे देते हैं। अब इसमें से आपको छांटना रहेगा कि ह्रस्व स्वर छाटिए, तो आपको पता है कि छोटो ये क्या है? ह्रस्व स्वर। या इस तरह से दे देते हैं, मान लीजिए आपको दीर्घ स्वर आपसे पूछ रहे हैं तो आपका ए दे दिया और इसमें से आपको 3 अक्षर दे दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं इसमें से दीर्घ स्वर कौन है, तो आपको पता है ए है, तो दीर्घ स्वर आप कर देंगे। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद देखिए स्वर के भेद। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला देख लेते हैं उदांत यानी उच्चैरुदांत। जिन वर्णों का उच्चारण नियत स्थान के ऊर्ध्व भाग से होता है वे उदांत स्वर कहलाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है अनुदांत, तो नीचेरुदांत। जिन वर्णों का उच्चारण नियत स्थान के उधोभाग से होता है वो अनुदांत स्वर कहलाते हैं। आप लोग इनको अच्छे से याद रखिएगा कि अनुदांत कौन कहलाते हैं और देखिए उदांत कौन कहलाते हैं। उसके बाद स्वरित यानी समाहार। तो जिन वर्णों का उच्चारण नियत स्थान के मध्य भाग से होता है वे स्वरित स्वर कहलाते हैं। ये उदांत तथा अनुदांत दोनों का मिश्रण होता है। अब देखिए समाहार, समाहार मतलब समाहित होना, सम करना। इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सम मतलब जोड़ना। तो जब दोनों को जोड़ेंगे यानी दोनों का क्या कह रहे हैं कि दोनों का मिश्रण है, तो उदांत और अनुदांत का मिश्रण क्या है? स्वरित या समाहार हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है संस्कृत भाषा में व्यंजन। यहाँ पे समझ लेते हैं स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को व्यंजन कहते हैं। अब देखिए आपने का, स्वरों की सहायता से का प्लस आ, तभी तो आपका बनता है का। सॉरी यहाँ पे देखिए का और प्लस छोटा आ, तो क्या बन जाता है? तभी तो आपका ये का बनता है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु मुंह के किसी भाग, तालु, ओष्ठ आदि से टकराकर या रुककर बाहर आती है ना। उसके बाद आपका हो जाता है व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के भेदों को देख लेते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आपका स्पर्श व्यंजन हो जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुख से अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी जब स्पर्श कर रही है तो स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का से लेकर माँ तक स्पर्श व्यंजन है। अब देखिए का, खा, गा, घा, अड़ा और देखिए माँ की माँ, ऐसे तो क्या है? तो ये स्पर्श व्यंजन है। इन व्यंजनों के बीच 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अब हम लोग इनको समझ लेते हैं कि 5 वर्गों में विभक्त हैं। कैसे? इनको देखिए समझिएगा आप। देखिए जैसे का वर्ग हो जाता है, आप लोग इसको पिछले जैसे कि मान लीजिए 3rd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर में भी इसको समझ चुके हैं, लेकिन फिर से इसको समझ लीजिए क्योंकि देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका का वर्ग देखिए का कहाँ से? तो कंठ से। का, खा, गा, घा, का वर्ग मतलब कंठ से। चा
चा छा जा झा, आप बोल के देखिए चा छा जा झा। फिर उसके बाद टा टा टा, देखिए टकरा रही है, जीभ क्या कर रही है, तो टकरा रही है, तो टा ठा डा ढा अड़ा। और ता देखिए तालब, तो ता देखिए आपकी जीभ कहाँ से, तो तालब से वो टकरा रही है, ता था दा धा ना। और फिर पा पा देखिए ओस्ट पा, देखिए जब पा बोलते हैं तो दोनों ओठे क्या होती है, आपस में टकरा जाती, तब पा फा बा भा मा। आप बोल के देखें, देखिए ऐसे होता ना, जब आप इस तरह से याद रखें करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और फिर आप नहीं भूलेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि औष्ठ वर्ग का बताएं, तो आपको पता है जब आप पा बोलेंगे पा तो ओंठे दोनों टकरा जाएंगे ना, पा फा, तो आपको छाटने में आसानी रहेगी। जैसे कंठ का, अब का बोले का खा गा, अब देखिए कंठ से निकल रही है ना, तो इस तरह से आप लोग अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। अब देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन यानी अर्धस्वर। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह से उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये केवल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यारा लावा, ये आपके 4 हो जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि जो अंतस्थ व्यंजन है उनकी संख्या 4 है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, यानी क्वेश्चंस आते हैं। अब ऑप्शन दे देते हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो आपको इसमें से छाटने रहेंगे, या ये दे देते हैं कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या क्या है, तो आपको संख्या बतानी होती है। अगर बहुविकल्पी टाइप में आ जाता है तो 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें छाटना रहता है। और अति लघु में आ जाता है तो आपको लिखना रहता है ना। और कभी कभी लघु में भी इस तरह से पूछ लेते हैं, पहले अंतस्थ व्यंजन क्या किसे कहते हैं उसके बारे में लिखें, ऐसे करके होता है ना। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए आप हर तरीके से तैयारी करते रहें। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, आप लोग इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं ऊष्म व्यंजन से। तो जिन व्यंजनों को बोलते समय मुंह से हवा रगड़ खाकर ऊष्म या गर्म होकर बाहर निकलती उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं। देखिए जब आप शाह बोलेंगे तो कैसे, देखिए शाह बोले आप तो गर्म हवा निकली ना, उसके बाद पिछड़ी शाह बोले तो क्या है, रगड़ती है पहले जी, फिर उसके बाद मुंह से जब निकलती है तो गर्म गर्म हवा निकलती है जैसे। फिर सा बोले तो देखिए सा आपने बोला तो क्या हुआ, रगड़ खाकर उष्म या गर्म हवा देखो ऐसे निकल रही है ना। फिर हा तो इस तरह से निकले, यानी ऊष्म व्यंजन हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए इसके अतिरिक्त अयोगवाह एवं संयुक्त व्यंजन वर्ग हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से। अयोगवाह, तो अयोगवाह अंग अयोगवाह है, ये ना स्वर है और ना व्यंजन है ना, ये स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, और ये अयोगवाह है। संयुक्त व्यंजन, जब 2 व्यंजन वर्ण मिलकर एक वर्ण का रूप ले लेते हैं तो उन्हें संयुक्ताक्षर व्यंजन कहा जाता है। तो इसमें देखिए का और पिछड़ी शा जब आप मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, क्षत्रिय वाला छा बन जाता है। ता और रा मिलाते हैं तो त्रा बन जाता है। जा या मिलाते हैं तो ज्ञा बन जाता है। शा और रा मिलाते हैं तो श्रा बन जाता है। दा या मिलाते हैं तो विद्यालय वाला धा बन जाता है। दो वो तो द बन जाता है। तो इस तरह के देखिए क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसमें से आपका देखिए पहले जो सेमेस्टर था, सेकेंड सेमेस्टर में शायद इतना कंफर्म नहीं है, सेकेंड में आया था कि फर्स्ट में आया था, ये इस तरह से क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद थर्ड में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, और पहले बहुविकल्पी टाइप का आया था, फिर अति लघु टाइप का आया था, मतलब क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन इसमें से, ऊष्म व्यंजन इसमें से, और आपके ये कि संयुक्त व्यंजन, और इसमें से आपको छांटना रहता है। ये अति लघु में भी दे देते हैं और बहुविकल्पी टाइप में भी दे देते हैं। तो इनको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि देखिए इसमें कन्फ्यूज़न भी होती है। ये ऐसे भी दे देते हैं कि दोनों में हलंत लगा देते हैं, कभी कभी क्या करते हैं जैसे का और शा आपको पता है, लेकिन जब दोनों में हलंत लगा देते हैं तब भी बच्चा कंफ्यूज होता ही होता है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पहले में हलंत और दूसरे में हलंत नहीं लगाना, और उसके बाद ये आपका हो जाता है। अब देखिए त्रा, तो ता में हलंत और ये रा आपका त्रा हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग समझिएगा और अच्छे से समझिएगा, और कोशिश करिए कि नोट्स बनाते हुए आप लोग चलें। उसके बाद आपका अनुस्वार देख लेते हैं। तो अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इनकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु के रूप में अनुस्वार होता है। देखिए जब कहीं पर भी
बिंदु का यूज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, अनुस्वार। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जब बिंदु, जैसे ये चंद्र बिंदु हो जाता है और ये सिर्फ बिंदु हो जाता है, तो जो ये बिंदु है आपका, इसको अनुस्वार कहते हैं, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, उसे अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार म तथा न व्यंजन का ही रूप है। यदि अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णाक्षर के पूर्व होता है तो इसका उच्चारण व लेखन पंचमाक्षर के रूप में करते हैं, जैसे प्रसन्न, अन्न, सम्मेलन आदि। जैसे क्या कह रहे हैं कि इसका जो रूप होता है वो कैसे होता है, तो इसमें देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, न आधा न और आधा मा में भी होता है। जैसे कहीं पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए प्रसन्न, है ना। अब इसको यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप ऐसे लगा देंगे, और अन्न, इसमें भी तो सम्मेलन, देखो आधा माँ भी, तो इसमें भी, तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। अब अनुनासिक, अब देखिए अनुस्वार और अनुनासिक में कंफ्यूज मत होइएगा। अनुस्वार एक बिंदु को कहते हैं और अनुनासिक किसको कहते हैं, तो चंद्र बिंदु को। अनुस्वार एक बिंदु, अनुनासिक चंद्र बिंदु, ठीक है ना। तो अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। किसी अक्षर या स्वर के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु, देखिए चंद्र बिंदु के रूप में होता है। दूसरे शब्दों में किसी अक्षर के ऊपर जो अर्धचंद्र लगाया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे आँख, माँ, गाँव आदि स्पर्श वर्णों का प्रत्येक पांचवा अक्षर अनुनासिक होता है, क्योंकि उनका उच्चारण करने के लिए मुंह की वायु को नासिका की सहायता से बाहर निकालना जाता है। अब ये क्या कह रहे हैं, जो पांचवा अक्षर होता है, तो जैसे का खा गा गाड़ा, चा छा जा जा इया, टा ठा डा ढाड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा मा, यानी जो पांचवा अक्षर है वो भी आपका कौन सा हो जाता है, तो आपका हो जाता है अनुनासिक। अब यहाँ पे अगर चंद्र बिंदु दिए हों और उसमें जैसे कई ऑप्शन दिए हों, उसमें चंद्र बिंदु आपका दिए हों, तो आपका चंद्र बिंदु सही हो जाता है। और अगर अक्षर में दिए हों, जैसे काखा गाघा अड़ा दिए हैं, अब इसमें से पूछ रहे हैं कि अनुनासिक कौन सा है, तो अड़ा जब बोलते हैं तो आप नाक से वर्ण निकलता है ना, तो अड़ा हो जाता है। चा छा जा झा इया, तो अब चा छा जा झा इया में कौन सा है, हालांकि 4 ऑप्शन देंगे, 5 नहीं देंगे। अब एक इसमें से हटा दें, जैसे चा छा जा, अब झा नहीं दिए, इया दिए, तो आपको इया निकालना रहेगा। पा फा पा भा मा, है ना, तो पा फा, अब बा नहीं दिए हैं, भा और माँ दिए हैं, तो आपका माँ हो जाता है। यानी कि जो पांचवा अक्षर है वो आपका अनुनासिक हो जाता है। और अनुस्वार का क्या होता है, आधा ना और आधा माँ, जिसमें हलंत लगा होता है उसको आधा ना, जैसे ये हलंत लगा है, इसमें माँ में हलंत लगा है, तो ये कौन सा होता है, तो माँ। और जो ये बिंदी होती है तो वो भी अनुस्वार हो जाती है। और अगर पांचवा अक्षर जैसे अड़ा दिए हों, इया दिए हों, ड़ा दिए हों, माँ दिए हों और माँ और ना दिए हों, और उसके बाद चंद्र बिंदु भी दिए हों, तो ये आपके सब अनुनासिक हो जाते हैं और ये आपके अनुस्वार हो जाते हैं। इसलिए आप लोग अनुस्वार और अनुनासिक में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, आज यहीं तक हम लोगों ने इतना ही, आज हम लोग इतना ही कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।